हेलो एवरीबॉडी। हम लोग क्लास 7th की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की जिसका नाम है पूर्वी, उसके पोएम पार्ट को देख रहे हैं। और आज हम इसकी जो कि सेकंड पोएम है जिसका नाम है ए फनी मैन, अर्थात एक अजीब आदमी, एक मजाकिया आदमी। इसके बारे में यहाँ पर आज हम वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस डू एक्टिविटीज़ के द्वारा। यहाँ पर जो दे रखी है बिफोर वी रीड, यहाँ पर कहा है लुक अराउंड यू फॉर थिंग्स और पीपल दैट मैक यू लाफ, अर्थात यहाँ कहा गया है कि अपने चारों तरफ देखते हैं आप लोग कि कुछ लोग जो हैं वो आपको हंसाते हैं या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देख करके आपको हंसी आती है। राइट दैम इन द बबल्स गिवन बिलो, यहाँ पर जो बबल्स दे रखे हैं उनमें इनको लिखिए जो चीज़ें आपको हंसाती हैं। शेयर द रीज़न फॉर योर आंसर विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और अपने जो रीज़न है किस कारण से वो अपने शेयर कीजिए क्लासमेट और टीचर के साथ में। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने इसको पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। थिंग्स आई फाइंड फनी, अर्थात जो चीज़ें मुझे फ़नी लगती हैं वो ये हैं। पहला बताया गया है फ़नी मिस्टेक्स, अर्थात हमारे आसपास कोई जो ऐसा होता है जो कुछ मिस्टेक करता है और जो मजाकिया मिस्टेक होती है उसको हम लोग देख करके हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा यहाँ बताया गया है सिली फेसेस, अर्थात हमारे सामने कोई ऐसा अजीब चेहरा बना करके आता है तो उसको देख करके भी हमें हंसी आती है। अगला बताया है जॉक्स, जॉक्स यानी जो आपके सामने ऐसी बातें जो हंसाने के लिए कही जाती हैं उनको जॉक्स कहा जाता है, तो उन जॉक्स को सुन करके भी आपको हंसी आती है। यहाँ अगला बताया है कॉमिकल बिहेवियर इन एनिमल्स, कभी कभी क्या होता है कुछ जानवर जो होते हैं वे भी आपके सामने कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनको देख करके आपको हंसी आती है, तो ऐसी कॉमिकल बिहेवियर जो होता है एनिमल्स के अंदर वो भी हमारे हंसने का कारण बनता है। अगला है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने अचानक से बन जाती हैं जब हमको हंसी हम लोग रोक नहीं पाते हैं और उनको देख करके हमें हंसना ही पड़ता है, तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती हैं। अगला बताया कार्टून्स, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वह कार्टून देखते हैं तो प्रायः उनमें उनको देख करके कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिनको देख करके हंसी आ जाती है, तो ये सारे थिंग जो है वो हम लोग फनी मानते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक जोकर को चित्र के रूप में बताया गया है और जो कि आपके सामने अलग अलग हरकतें करता है और आपको हंसाने के लिए कोशिश करता है, और तो यहाँ बच्चे जो हैं वह उनको देख करके हंस रहे हैं, यह दिखाया गया है। अब हम पोएम जो है लेट अस रीड इसके अंदर से पढ़ते हैं कि कवि जो है वह इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है। कविता को शुरू करने से पहले आपको इसका परिचय बता देते हैं हम कि यह कविता जो है वो नताली जोन्स के द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक बहुत ही अजीब और मज़ेदार आदमी का वर्णन किया गया है। यह हम लोग इसका हिंदी अनुवाद अब देखेंगे। यहाँ बताया गया है वन डे अ फनी मैन काइंड ऑफ ए मैन, अर्थात एक दिन एक अजीब सा आदमी कैम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यह सड़क पर चलते हुए आता है। He wore a shoe upon his head, उसने अपने सिर पर एक जूता पहना था। And hats upon his feet, और अपने पैरों पर टोपियां पहनी हुई थी। He raised the shoe and smiled at me, उसने अपना जूता उठाया और मुझे देख करके मुस्कुराया। His manners were polite, उसका जो व्यवहार था बहुत ही पोलाइट अर्थात विनम्र था। बट नेवर हैड आई सीन बिफोर, लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। सच अ फाइन साउंडिंग साइट, इतना अजीब लगने वाला यह दृश्य मुझे दिखाई दे रहा था। ही सेड अलो मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ अ रोस, उसने कहा महाराज मुझे अनुमति दें कि मैं आपको एक गुलाब भेंट करूं। एंड टेकिंग आउट अ करंट बून ही हेल्ड इट टू माई नोज, और उसने एक करंट बन अर्थात यहाँ पर एक प्रकार की मिठाई होती है वह जिसके ऊपर किशमिश लगा होता है, वह निकालते हुए उसने मेरी नाक के पास में रखा। फिर आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहा गया है आई स्टेगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल, मैं लड़खड़ा करके दीवार से जा लगी या लगा। एंड देन आई आंसर्ड वेल, और फिर मैंने उससे उत्तर दिया वाह। आई नेवर सो अ रोज विथ सच अ फनी लुकिंग स्मेल, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा था, इतनी अजीब दिखने वाली गंध वाला गुलाब, अर्थात मैंने ऐसा गंध वाला गुलाब कभी देखा नहीं था।
ही देन बिगेन टू सिंग ए सॉन्ग, और फिर उसने एक गाना गाना शुरू किया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन योर ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुना होगा ऐसा अजीब महसूस होने वाला शोर। माई फ्रेंड वाई डू यू वियर टू हेड्स अपॉन योर फीट, आई सेड, मेरे दोस्त तुमने अपने पैरों पर दो टोपियां क्यों पहनते हो, मैंने कहा। ही टर्न्ड द अदर वे अबाउट, वह दूसरी तरफ मुड़ गया। एंड हॉप्ड होम ऑन हिज हेड, और अपने सिर के बल कूदते हुए वह घर चला गया। यह नताली जॉन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फनी पोयम है। तो यहाँ पर आपके सामने जैसा कि चित्र के माध्यम से बताया गया है, जो एक जोकर के रूप में आदमी जो होता है वह दिखाया गया है, और जिसने अपने सिर के ऊपर जूते पहने हुए हैं और पैरों में टॉप पहने हुए हैं। तो यह इस प्रकार से कविता के अंदर फनी कैरेक्टर प्रस्तुत किया गया है लेखिका के द्वारा, पोएटेस के द्वारा। इस पोएम के साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर के सेशन को भी साथ में लेंगे और जल्दी ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेट अस डिस्कस के माध्यम से हमारे पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, वर्क इन पेयर्स आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। आप पेयर के अंदर वर्क कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चेक योर आंसर विद द टीचर, और टीचर के साथ मिलकर के इसको चेक कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। यहाँ पे एक लेखिका जो है कवित्री है वो, या कवि जो है वो कहती है कि उसने कभी भी ऐसा अम्यूजिंग सॉन्ग नहीं सुना है। तो क्या है ट्रू है? तो हम लोग मानेंगे इसको यह ट्रू है। अगला है, द फनी मैन वॉज क्वाइट और इल मैनर्ड। ये जो फनी आदमी था वह कुछ बहुत ही अजीब प्रकार का, बहुत ही खराब व्यवहार करता था। तो यह हमारे लिए सही नहीं है, यह फॉल्स है। तो हम इसके लिए फॉल्स लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द फनी मैन वॉर टू हेड्स ऑन हिज फीट। जो फनी मैन था उसने अपने पैरों में दो जूते टॉप पहन रखे थे, हेड पहन रखे थे। तो यह सही है, इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे। अगला है, द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम। जो फनी मैन है वह अपने सिर के बल घर की तरफ जाता है। तो यह बात भी ट्रू है। तो हम लोग इसके आगे की भी ट्रू लिखेंगे। अगला है पांचवा, द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। फनी मैन जो है वह पोएट को क्या देता है? रोज देता है। तो नहीं, यह वह क्या देता था? वह एक किशमिश का बन देता है। तो यह हमारे लिए फॉल्स है। तो हम इसके आगे फॉल्स लिखेंगे। अगला छठा है, द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट। फनी मैन जो है वह पोएट के सामने मुस्कुराता है। तो यह बिल्कुल सही है, यह ट्रू है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, उसके अंदर दे रखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग गिवन, शेयर योर आंसर योर क्लासमेट एंड टीचर। आप लोग मीनिंग दीजिए। ये जो दे रखा है उसका यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उसके अंदर आपको भरने हैं शब्द को। और स्मॉल सीडलेस रेजिन, अर्थात एक छोटा सा बीज रहित कोई रेजिन अर्थात खाने की चीज। तो यहाँ पर इसको कहेंगे करेंट। अर्थात इस कविता के अंदर से आया हुआ शब्द CURRANT, यह जो शब्द है करंट, अर्थात एक प्रकार का किशमिश जो होता है उसको करंट कहा जाता है। अगला है, मूव अनस्टेडली, अर्थात बहुत ही अस्थिर होकर के मुड़ना या हटना, इसको कहा जाता है स्टेगर्ड। यहाँ इसके अंदर भरेंगे STAGGERED, हम लोग इसके अंदर भरेंगे। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले ही तैयार करके रखा हुआ है। बताया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ रीजन। आप रीजन के साथ में इसको कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोयम इज, अर्थात जो पोयम है उसकी टोन है कैसी है? प्लेफुल है, अर्थात बहुत ही मजाकिया है। बिकॉज, क्यों है? इट नॉनसेंसिकल एक्शन इन ए लाइटर हार्टेड वे, अर्थात यहाँ पर एक मजाकिया अंदाज में आपको बहुत ही हल्के फुल्के मनोरंजन के हिसाब के लिए यहाँ पर एक्शन को बताया गया है, इसलिए इसको प्लेफुल कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ द पोयम इज,
यहाँ पर राइम स्कीम क्या है, तो हम लोग जो कविता को पढ़ते हैं तो उसमें शब्दों को हम देखते हैं तो वह ए बी बी अर्थात 2 लाइनें जो है रिपीटेड वर्ड लास्ट होता है और बी बी अर्थात 2 अलग अलग प्रकार की लाइनें रिपीट होती हैं। एंड इट गिव्स यह हमको देती है, क्या देती है, क्वालिटी टू द पोएम। इस क्वालिटी पोएम को क्वालिटी देती है, किसकी देती है, म्यूजिकल क्वालिटी देती है, तो हम लोग इसको म्यूजिकल लिखेंगे। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू। यहाँ पर कवि जो है वह बार बार फनी शब्द का रिपीट करता है, बार बार उच्चारण करता है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि टू एम्फेसाइज द एसेंट्रिक एंड अम्यूजिंग नेचर ऑफ द कैरेक्टर। वह जो कैरेक्टर है उसके अंदर एसेंट्रिक और अम्यूजिंग भाव जो है नेचर पैदा करना चाहता है, अर्थात वह उसके अंदर विलक्षण और बहुत ही विनोदी भाव प्रस्तुत करना चाहता है, इसलिए वह बार बार फनी शब्द का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन चौथा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं उसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी एक को चुनना है और इसको फिलअप करना है। पहला क्वेश्चन है, द पोएम यूजेज विविड इमेजरी टू क्रिएट ए। यहाँ पर विविड इमेजरी को क्रिएट करने के लिए कवि जो है या कविता जो है क्या करती है, शब्द दे रखा है सीन के पहले, ह्यूमरियस एंड नॉनसेंसिकल और कंफ्यूजिंग बट थॉट प्रोवोकिंग। तो यहाँ हम लोग इसको ह्यूमरियस एंड नॉनसेंसिकल शब्दों का इसके अंदर फिलअप करेंगे, अर्थात पोएम जो है वह हमें ह्यूमरियस और नॉनसेंसिकल बताती है, भावों को क्रिएट करती है। दूसरा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज इन, अर्थात इन फॉर्म। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पोएम का वो कैसा है, तो यह डायलॉग फॉर्म में है, अर्थात यहाँ पर कवि जो है वह बात करने के रूप में हमारे सामने कविता जो है प्रस्तुत कर रही है। थर्ड है, द फ्रेज साउंडिंग साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं साउंडिंग साइट, यहाँ पर एस एस जो पहला शब्द है वह रिपीट हो रहा है, दूसरे के अंदर हॉप्ड होम इसमें एच एच रिपीट हो रहा है, तो यह किसके एग्जाम्पल हैं, तो यह हमारे सामने एलिट्रेशन, अर्थात एलिट्रेशन जो होता है बार बार किसी शब्द का उच्चारण करना, उसको उस रूप में यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो एलिट्रेशन हम इसके अंदर फिलअप करेंगे। अब हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर, अर्थात ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं इनको सही क्रम में जमा करके लिखिए। पहली दे रखी है, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। यहाँ पर कभी कभी पोएट जो होते हैं वह पंक्तियों को अपने राइम के हिसाब से आगे पीछे शब्दों को कर देते हैं। अगर इनको सही क्रम से अगर जमाना हो तो हमने इस प्रकार से आपके सामने बना करके बताया गया है कि बट आई हैड नेवर सीन सच ए फनी साउंडिंग साइट बिफोर। इस प्रकार से अगर साधारण भाषा में लिखा जाता तो इस प्रकार कवि लिख सकती थी, लेकिन यहाँ पर इसको फनी या फिर एक प्रकार से राइमिंग ऑर्डर के बनाने के लिए इस प्रकार से लिखा गया है। इसी पांचवें क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट यूज्ड फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विथ रेफरेंस टू द फनी मैन। फनी मैन के रेफरेंस में कवि ने यहाँ पर फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं टू क्रिएट एब्सर्डिटी एंड प्लेफुलनेस, अर्थात यहाँ पर कवि जो है एब्सर्डिटी का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण और प्लेफुलनेस का मतलब होता है मजाकिया ढंग। मजाकिया ढंग से और मूर्खतापूर्ण चीज़ों को बताने के लिए यहाँ पर कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है, फनी साउंडिंग साइट और फनी फीलिंग साउंड। अब हमारे सामने छठा क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन। क्या आपके रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसी कोई चीज़ होती है जहाँ पर लोग इस प्रकार की सिचुएशन या इस प्रकार के चीज़ें करते हैं, एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस करते हैं, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं सर्कस इसके अंदर, अर्थात सर्कस जहाँ होता है वहाँ पर इस प्रकार की फ़नी चीज़ें सिमिलर थिंग होती हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर होती हैं, थिएटर के अंदर होती हैं, और कभी कभी स्ट्रीट परफॉर्मेंस जो होती हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की सिमिलर थिंग्स लोगों के द्वारा की जाती है। अब आपके सामने लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट के हेडिंग से कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। रीड
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जो फॉलोइंग आंसर क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। लिखा है ही सेड, उसने कहा, अलो मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विथ अ रोज एंड टेकिंग आउट अ करंट बुन ही हेल्ड इट टू माई नोज। आई स्टेगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल एंड देन आई आंसर्ड वेल। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है कविता प्रस्तुत की है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन में कहा है वाई डज द फनी मैन एड्रेस द पोएट योर हाइनेस। यहाँ पर जो पोएट को जो कवि यहाँ पे फनी मैन है वह एज योर हाइनेस क्यों कहता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फनी मैन एड्रेसेस द पोएट एज योर हाइनेस एज अ फॉर्म ऑफ मॉक फॉर्मेलिटी और प्लेफुलनेस। वहाँ यह मजाकिया ढंग से और एक प्रकार के बहुत ही अजीब तरीके से वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए या वहाँ पर मजाक पैदा करने के लिए वह इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है। हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट पोलाइट रिक्वेस्ट। इस फ्रेज में कौन सा ऐसा शब्द है जो पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है, तो हमने देखा है अलोमी। अलोमी जो शब्द है वह इस पोलाइटनेस को यहाँ पर व्यक्त करता है। थर्ड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच शोज अ करंट बून। हमारे सामने यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा चित्र जो है वह करंट बून को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर हमारे सामने इमेज नंबर 2 जो है वह इस करंट बून को प्रस्तुत करती है, जिसमें यहाँ पर इसके करंट अर्थात होता है किशमिश और बन जो है वह एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है जो कि पाव रोटी या होती है इस प्रकार की, वह प्रस्तुत की गई है। अब इसी का जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसी पार्ट में कहा है कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट रीजन। यहाँ पर एप्रोप्रिएट रीजन बताइए। व्हेन द पोएट सेज, जब कवि कहती है वेल इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, जब वो कहती ठीक है तो यह बहुत सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन था। दिस वाज सो बिकॉज, और ऐसा क्यों था, बिकॉज क्योंकि फनी मैन डिड समथिंग कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड एंड एब्सर्ड थिंग, अर्थात यहाँ पर जो फनी मैन है वो उसके सामने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अर्थात जिसकी आशा नहीं थी, ऐसे अप्रत्याशित और बहुत ही अजीब चीज़ उसके सामने की। क्या किया था उसने पेस्ट्री अर्थात एक करंट बन जो होता है वह पोएट के नाक के पास ले जा करके रियल फ्लावर के रूप में उसने प्रस्तुत किया था। तो यह इसलिए वह इसको वेल कह करके इसको एक्सप्रेस करती सरप्राइज के रूप में। अब हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ पोएम की लाइंस दे रखी हैं और इसके क्वेश्चंस नीचे आपके सामने दे रखे हैं, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट द साउंड वाज यूनिक, अर्थात यहाँ इस एक्सट्रैक्ट में वह लाइन बताइए जो बताती है कि वह लाइन जो है या इसकी साउंड जो है वह बहुत यूनिक है। तो यहाँ पर कहा गया था यू नेवर हर्ड इन योर लाइफ ऑल योर लाइफ, तुमने कभी नहीं सुनी होगी सच ए फनी फीलिंग साउंड, ऐसी बहुत ही अजीब सुनाई देने वाली फीलिंग की साउंड जो है वह तुमने सुनी नहीं होगी। यह बात यहाँ पर बताई गई है। इस पंक्ति में हमको इस बात का पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीजन, एक सही कारण के साथ अपना सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर हमें सामने दे रखा है द पोएट कॉल्स द फनी मैन माई फ्रेंड, जो पोएट है वह उस फनी मैन को माई फ्रेंड कहती है। बिकॉज क्यों कहती है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम शी वांट्स टू बी फ्रेंडली, वह उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती थी इसलिए वह उसको माई फ्रेंड कहती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द फनी मैन, उस फनी मैन का क्या रिएक्शन होता है जब पोएट जो है उसको क्वेश्चन पूछती है उसके बारे में। तो यहाँ पर वो कहती है तो ये कहते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है, हिज रिएक्शन होता है शोज दैट ही इज प्लेफुल, कि वह बहुत ही मजाकिया है, सिली मूर्खतापूर्ण है, एंड लाइट हार्टेड, और बहुत ही मजाकिया ढंग से वह अपने उत्तर को देना चाहता है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस एक्सट्रैक्ट में से चुनिए कौन सी लाइन सही है। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक्स द रीडर फील, अंतिम पंक्ति जो है वह जो पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए क्या लाइंस फील महसूस कराती है, तो हम लोग बता सकते हैं चीयरफुल, अर्थात वह प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब हमारे सामने लास्ट सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द फनी मैन वाज मोस्ट अपीलिंग टू यू, इस फनी मैन जो कैरेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा आपको
आकर्षित करने वाला क्या लगता है, या कौन सी चीज़ बहुत ही आकर्षक करती है आपको, और वाई, क्यों? तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, ही इज़ अनइनहेबिटेटेड सेंस ऑफ प्लेफुलनेस, अर्थात उसके बहुत ही मजाकिया ढंग के जो सेंस है वह इज़ मोस्ट अपीलिंग, वह हमारे लिए बहुत अपीलिंग है, बिकॉज ही डज नॉट केयर अबाउट वॉट अदर्स थिंक, अर्थात दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जो फनी मैन है बिल्कुल सोचता नहीं है, और अपनी जो मजाकिया ढंग है वह जारी रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग इन द पोएम, इस पोएम के अंदर बहुत ही अजीब चीज़ें करता है। हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम, वह सारे मूड को कैसे उस पोएम के अंदर बताता है। यहाँ कह सकते हैं ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम विम्सिकल, अर्थात बहुत ही सन की, बहुत ही लाइट हार्टेड, अर्थात बहुत ही हल्के फुल्के दिल वाला, और नॉन सेंसिकल अर्थात निरर्थक बातें करने वाले के रूप में हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है उसके मूड को। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अल्टरनेट टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम, आप इस पोएम का एक और अगर शीर्षक देना हो तो क्या देंगे। गिव रीज़न फॉर योर चॉइस, आपकी चॉइस के लिए इसका रीज़न बताइए। तो हम इसको अगर इसका शीर्षक देना हो तो हम कह सकते हैं द सिली वॉकर, अर्थात बहुत ही मूर्खतापूर्ण चलने वाला, इसको हम शीर्षक दे सकते हैं। और इसको क्यों देंगे ऐसा, बिकॉज इट हाईलाइट्स द एब्जर्ड एंड फनी बिहेवियर ऑफ मैन, यह बहुत ही अजीब प्रकार का और बहुत ही मजाकिया ढंग का उसका जो बिहेवियर है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ इंडिकेट डायलॉग इन द पोएम, अर्थात व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ इंडिकेट, यहाँ पे ऐसे जो डायलॉग हैं वह क्यों प्रस्तुत किए गए हैं, ऐसी बातचीत क्यों प्रस्तुत की गई है। तो क्या करने के लिए प्रस्तुत की गई है, टू मेक द पोएम मोर एंगेजिंग एंड ड्रामेटिक, अर्थात कविता को बहुत ही उसके अंदर जुड़े रहने के लिए और उसको नाटकीय ढंग प्रस्तुत करने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइट द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन, कवि जो है वह फनी मैन के अनयूजुअल जो कैरेक्टर है या बिहेवियर है उसको प्रस्तुत क्यों करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। द पोएट विशेष टू हाईलाइट दैट ह्यूमर एंड जॉय, वह उसको बहुत ही मजाकिया, बहुत ही आनंद और खुशी देने वाली कविता के रूप में इसको प्रस्तुत करना चाहती थी, इसलिए इस प्रकार से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार हमारी जो पोएम है इसके क्वेश्चन और आंसर को हमने देख लिए हैं। आप लोग जो भी इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।